कि हम लोग मानसून कर रहे हैं। मानसून के अभी कई पहलू आपको पढ़ना है। उसी में से आज हम लोग एक नया मानसून का टॉपिक पे बात करने वाला है कि मानसून के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करता है, यानी मानसून को लाने के लिए कौन कौन से कारक या काउजेज ऑफ मानसून, उस पर बात करने वाले हैं। मानसून को लाने के लिए कारक या मानसून का कारक, ये अपने आप में एक मेंस का भी सवाल है और पीटी का भी सवाल है। क्यों आता है मानसून? मानसूनी हवाएं कहां से आती है? ये तो आपको पता है कि वो हिंद महासागर से आती है, लेकिन क्यों चली आती है? मई जून से शुरू हो जाती है और सितंबर तक रहती है। जैसा कि हम लोगों ने एक दिन बातचीत में कहा था कि ये बारात की तरह है और मानसून दूल्हा है और जो सहायक परिस्थितियां हैं वो बाराती हैं। दूल्हा सही सलामत टाइम पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये बारातियों के व्यवहार पर निर्भर करता है। कहीं कुछ बाराती छिटक करके कहीं और न चले जाएं तो उसके वजह से बाराती लेट हो सकता है या पूरा बारात सिस्टम में डिस्टर्ब हो सकता है। मानसून भी कुछ इसी तरह का कारक है, कई कारकों पर निर्भर है। याद रखो, अभी तक से जलवायु वेताओं ने भी, क्लाइमेटोलॉजिस्टों ने भी पूरी तरह से क्लियरिफाई नहीं कर पाया है कि इसी विशेष कारण से मानसून आता है। इसीलिए मानसून के अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग विचार है, अलग अलग आइडियोलॉजी है। जब हम लोग बात करते हैं मानसून के बारे में, कारण के क्यों आता है मानसून, तो ये सभी विचारधाराओं या सभी सिद्धांतों को कंपाइल करके या सबको एक साथ लेकर के परोसते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से मानसून आता है। तो उसी कारकों की बात करने वाले हैं हम लोग कि किस किस फैक्टर से, किस किस कारण से मानसून आता है। उसी में से एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे कुछ कुछ चीज आप लोग देख भी चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज आपका 2-4 पॉइंट बचा हुआ है जिसको हमको डिस्क्राइब करना है। तो जब वो देख लेंगे तो मानसून समझ में आ जाएगा कि क्यों आता है मानसून। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिसेंट ट्रेंड क्या है मानसून का, अभी वर्तमान की प्रवृत्तियां क्या है मानसून की। वो एक अलग अध्याय है जिसमें हम लोग अलग से बात करेंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग मानसून के कारक। उस कारक में एक पहला कारक जो सबसे महत्वपूर्ण है और अक्सर चर्चा में आता है, इसीलिए क्योंकि जब ये आता है तो उसके वजह से भारत की मानसून कमजोर हो जाती है और विशेष करके 4 से 5 वर्षों में ये आता है। इसका नाम है एल नीनो। एल नीनो आपसे पूछा जा सकता है इसी तरह से, एल नीनो, ला नीनो। तो एल नीनो और ला नीनो, वेरी गुड। लाल एल नी, हाँ, वेरी गुड। तो ये एल नीनो और ला नीनो क्या है? ये दरअसल, तो आज हम पहले कारक जिस पे बात करने वाले हैं, मानसून के प्रभावित करने वाला या मानसून को का परिणाम निर्धारित करने वाला कि मानसून आएगा तो कैसा आएगा, मजबूत या कमजोर। मजबूत आने का मतलब भारी वर्षा होगा, जैसे पिछले साल हुआ था। इस साल मानसून कमजोर है, तो क्यों कमजोर होता है इसको आपको समझना पड़ेगा ना। क्यों मानसून वीक हो जाता है, किसी किसी साल एकदम कमजोर हो जाता है, बहुत कम बारिश होता है, औसत से बिलो हो जाता है। तो इसके लिए जिम्मेवार है एल नीनो। तो आइए देखते हैं एल नीनो क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये कैसे प्रभावित करता है भारत के मानसून को। एल नीनो को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैप को देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है और ये साउदर्न अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, और यहां पे आपका इंडिया है।
आप कल्पना कर लीजिए, ये एरिया हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर है, ये सारा का सारा रीजन प्रशांत महासागर का है, इधर अटलांटिक महासागर है, ओशन, और इधर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। अब हमको क्या समझना है, तो हमको ये समझना है कि अगर आप इसको इक्वेटर मान लेते हो, ये इक्वेटर है आपका, इसको आप इक्वेटर मान लो, 0 डिग्री, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, इधर इंडिया। आपके लिए अमेरिका अगर यहां पे खड़ा होंगे तो पश्चिम की ओर पड़ता है, लेकिन प्रशांत महासागर, अगर आपसे हम पूछें कि प्रशांत महासागर का पूर्वी तट कौन सा है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन कौन सा है, ये भारत की ओर का, एशिया या अमेरिका? इसका पूर्वी तट, वेरी गुड, पश्चिमी तट भारत। आप इसका मतलब ये दिमाग में बैठा के रखो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ग्लोब ऐसे होता है तो कल्पना कर लेते हैं कि वहां पे अमेरिका है, तो अमेरिका के पास प्रशांत महासागर का पूर्वी तट टच करता है। क्लियर है? ठीक है, हाँ, तो डाउट मत करना। अब क्या सिचुएशन होता है वो बात करते हैं लोग। तो एल नीनो क्या है? एल नीनो दरअसल एक गर्म वाटर करंट है, गर्म जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर, और इक्वेडोर और पेरू, दक्षिण अमेरिका के यहां पर इक्वेडोर है और इसी में पेरू है, तो पेरू और इक्वेडोर, इक्वेडोर, तो पेरू और इक्वेडोर पर चलता है, तट पर चलता है। क्या है? तो वार्म वाटर करंट या हॉट वाटर करंट है, गर्म जलधारा है। वाटर करंट हम लोग नहीं पढ़े हैं, ओशन करंट हम लोग नहीं पढ़े हैं। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और उससे, उस वाटर करंट से पूरे विश्व का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। कहाँ पे, किस तटीय रीजन में ठंडा होगा, किस तटीय रीजन में गर्म होगा, किस तटीय रीजन में फाइटोप्लैंक्टन पाए जाएंगे, किस तटीय रीजन में फिशिंग होगा, किस तटीय रीजन, कौन सा तटीय रीजन का मौसम अच्छा होगा, ये सब के सब कुछ वाटर करंट से डिसाइड होता है। तो एक अलग चैप्टर ही है, वहां से पीटी के भी सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, पीटी में सवाल पूछे जाएंगे, उससे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है पीटी में। तो दरअसल एल नीनो वाटर करंट है और वो भी गर्म जलधारा है। अब हमारे सामने, अच्छा, एल नीनो को क्राइस्ट चाइल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये 25 दिसंबर से शुरू होता है। क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का बचपन, क्राइस्ट चाइल्ड भी कहा जाता है इसको, एल नीनो को। और ये गर्म जलधारा है जो कि इक्वेडोर और इक्वेडोर और पेरू के तट पर चलता है। अब इसके चलने से मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझना है। तो आप पहले, मॉनसून आता कैसे, आपको पता ही है कि भारत का ये जो रीजन है, मार्च से गर्म होना शुरू हो जाता है और जून तक आते आते पूरा भारत गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है, यहाँ की हवाएं गर्म होकर कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठने लगती हैं, उठ जाती हैं, और ये पूरा भारत का क्षेत्र
भारत की स्थल भूमि लो प्रेशर का एरिया में विकसित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। जब ये लो प्रेशर का एरिया में विकसित या परिवर्तित हो जाता है तो जो साउथ ईस्ट से इधर से जो ट्रेड विंड आता है इक्वेटर के दक्षिण से, ऐसे वो क्या करता है कि इक्वेटर के पास आकर के मुड़ जाता है दाहिने। इसी तरह से इधर से भी हवाएं चलती है, ट्रेड विंड कहां से चलती है, 30 से 35 डिग्री से चलती है, उत्तर से भी या दक्षिण से। आपको पता ही है ये ट्रेड विंड क्या करती है कि ये लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए फिर दौड़े दौड़े चले आती है। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो वाटर बॉडी का एरिया है वो हाई प्रेशर का होता है। ये भी हाई प्रेशर, अरब सागर भी हाई प्रेशर, बंगाल की खाड़ी भी हाई प्रेशर, और मुख्य स्थल भूमि तुलनात्मक रूप से लो प्रेशर का एरिया होता है। जल है, जल राशि ये सब है, तो सतह की तुलना में ये ठंडा होता है, तो ये सब एरिया हाई प्रेशर होता है। ये एरिया भी हाई प्रेशर, ये एरिया भी हाई प्रेशर। अब हवाएं इधर की भी चलती हैं और इधर की भी आकर के इसको भरने की कोशिश करती है। जब ये हवाएं आती है तो रास्ते में आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी लेते हुए आती है, और वही ह्यूमिडिटी आकर के भारत के मुख्य भूमि पर पर्वतों पहाड़ों से टकरा करके बारिश कराती है। इसी को मानसून कहते हैं। ये पता है आपको? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं। अब क्या दिक्कत होता है एल नीनो के वजह से? एल नीनो दरअसल एक गर्म जलधारा है, और ये एल नीनो क्या करता है कि यहां पे जो हाई प्रेशर का एरिया डेवलप है, ये एल नीनो यहां से बहते हुए आता है और आकर के हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। और जब ये गर्म जलधारा हिंद महासागर में प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा? होगा ये कि यहाँ का जो तापमान कम था, अब यहाँ के सागर का, हिंद महासागर के जल का तापमान भी बढ़ जाएगा। अब जल का तापमान जब यहाँ पे बढ़ जाता है तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी। जिन हवाओं को आर्द्रता ग्रहण करके भारी होकर के सतह पे जाना था उधर, अब वो गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठ जाएंगे। हो गया ना पूरा डिस्टरबेंस, पूरा माहौल खराब। जैसे बारात खूब बढ़िया से पहुंचना था, घर से दूल्हा तैयार होकर के, बाराती सज धज करके 20-25 कार तैयार होकर के सब कुछ चला, लेकिन कुछ बेवड़े, कुछ शराबी रास्ते में क्या किए कि शराब पी करके और कचरा कर दिया, मामला खराब कर दिया। बारात तो जाएगा लेकिन अस्त व्यस्त छत बिछत होकर के दरवाजे पे पहुंचेगा, और जो घराती होंगे या जो शराबी होंगे वो देखिए करके माजरा समझ जाएंगे कि माजरा क्या हुआ है रास्ते में। तो जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा आपको मिलना चाहिए, जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा, और शादी में दाग लग जाएगा कि फलना के ब्याह में ऐसे ऐसे नौटंकी हुआ था। और गांव के बारात में अक्सर हुआ करता है, आज भी होता है। तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दिया जाता है, बस वो सब के सबों को बस में ठूस दिया जाता है, कह दिया जाता है कि तुमको जैसे आना वैसे आइए, तो लोग अपना मस्ती करते हुए आता है। तो एल नीनो कुछ इसी तरह की धारा है, ये आकर के पूरा बाराती का माहौल खराब कर देता है, और जो लो प्रेशर का, जो हाई प्रेशर का एरिया था उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, यानी हिंद महासागर के जल को गर्म कर देता है। होना क्या चाहिए था कि हिंद महासागर के ऊपर के जो वायु है उसको ठंडा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सूर्य जून में इधर है, तो सूर्य की वर्टिकल किरणें सीधे भारत की भूमि पर पड़ रही है, और इधर ठंडा है, तो ठंडी हवा गर्म स्थान की ओर बहती है। पता ही है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा को जाना था, अब यहां पे भी लो प्रेशर है, अब यहां पर भी लो प्रेशर हो गया। हालांकि तुलनात्मक रूप से इससे कम लो प्रेशर होगा, यहां पे लो प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ये स्थल भूमि है, यहाँ की हवाएं गर्म होकर के उठ जाती, लेकिन यहाँ पे भी अब लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो हवा को इधर जाना चाहिए था, ये बेचारा इधर न जाकर के क्या करेगा, ऊपर उठने लगेगा। ऊपर की जेट जो आ रही है वो भी उसको नीचे नहीं धकेल पाएगा क्योंकि वो भी हल्के होकर के ऊपर उठ रही है। ऐसी स्थिति में
पूरा चाइना, पूरा इंडोनेशिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का सोमालिया, ये सब के सब एरिया में सूखा चले आएगा, सूखा हो जाएगा, क्योंकि मानसूनी हवाएं कहीं नहीं जाएंगी। ये मानसूनी फीचर्स इन सब जगहों पे पाया जाता है, अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, इन सब जगहों पे इसी की वजह से बारिश होता है। और जैसे ही ये एल नीनो आया, आकर के यहाँ का माहौल गड़बड़ाया, पूरा का पूरा व्यवस्था खत्म हो जाता है। अब ये एल नीनो पैदा कैसे होता है, यहां तक समझ में आया? बड़ी ध्यान से समझ लेना, ये कुछ भी नहीं है। एल नीनो बस ये है, समझ लो। एल नीनो को ऐसे समझ लो, यही है एल नीनो, ये रेड वाला गर्म जलधारा, और यही आकर के यहाँ के तापमान को, हिंद महासागर के तापमान को गर्म कर देता है। हवाएं अब यहाँ से गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। जो हवा ठंडी थी, शीतल थी, जेट आकर के ऊपर से धक्का देती थी कि चल बेटा मेरे साथ वहां पे मेरे जगह पे जा, हम जहाँ से छोड़ करके आए हैं तुम्हारे जगह पर हम बैठेंगे, तो वो बेचारी वो भी अब अपने जगह को छोड़ करके ऊपर उठने लगी। यानी कि भारत में इस जगह पे कब की पृष्ठभूमि तैयार हो जा रही है कि नवंबर दिसंबर के महीना में यहाँ पे जो माहौल होना चाहिए था, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, वो मई अब मार्च अप्रैल से शुरू होने लगता है। यहाँ पे जब यहाँ पे ठंडा पानी होना चाहिए था, वो पानी गर्म होने लगा। तो इस क्षेत्र में पानी गर्म कम होगा जब सितंबर में सूर्य दक्षिण की ओर होगा, लेकिन ये मार्च अप्रैल में ये गर्म होने लगा, तो उल्टा होने लगा। होना चाहिए था सितंबर में गर्म, तो ये मार्च अप्रैल में गर्म होने लगा। ये दिक्कत, और इसके वजह से पूरा मौसम पैटर्न बदल जाता है। अब एल नीनो है क्या? ये तो एल नीनो समझ लिए, तो आप जानते हैं एल नीनो एक गर्म जलधारा। अब एल नीनो कैसे काम करता है ये भी देखिए। दरअसल ये कुछ भी नहीं है, ये है क्या कि आप देखेंगे तो इक्वेटर पे 0 डिग्री पे अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग धाराएं चलती है। दरअसल होता क्या है कि इक्वेटर के पास से वाटर बॉडी, जल राशि, याद रखिए जल राशि, इक्वेटर के पास की जल राशि, हम कहेंगे किधर घूमेगा, कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा कि ऐसे चलेगा? आप कल्पना कर सकते हैं? तो बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री पर जो वाटर बॉडी है या करंट है, वो इस दिशा में चलता है। क्यों? क्योंकि सनातनी पवन भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसी तरह से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। पता है, इसी से वाटर करंट भी जनरेट होता है। और वाटर करंट यानी जल धारा के चलाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक ये सनातनी पवनें ही हैं। यही सनातनी पवन सागर के ऊपरी जल को धक्का दे करके अपने दिशा के साथ बहा करके लेकर के जाती है। तो सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका के तट पर, दक्षिण अमेरिका यानी इक्वेडोर और पेरू के तट पर उत्तर से इक्वेटर के पास से गर्म जलधारा चलते रहता है। क्योंकि इक्वेटर के पास वर्ष में सबसे ज्यादा 2 बार सूर्य लंबवत होता है, बीच में है, तो इधर का भी सूर्य से इसको ज्यादा ऊर्जा मिलता है और दक्षिण के सूर्य से भी इसको ज्यादा ऊर्जा मिलता है। इसीलिए इक्वेटर के पास का जल हमेशा गर्म रहता है। इसीलिए इक्वेटर के पार से, यहां से जब जल वाटर बॉडी दक्षिण की ओर चलता है तो गर्म जलधारा चलता है। ठीक अगर नीचे से आए तो यहां से भी अंटार्कटिका सागर से यहां से ठंडी जल राशि चलती है, कोल्ड वाटर करंट। तो ये करंट ऐसे चलता है। तो यहाँ पे CW चलता है, कोल्ड वाटर करंट, यहां से आती है हॉट वाटर करंट। ये सामान्य परिस्थिति में होता है, ऐसे चलते रहता है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये स्थिति हमेशा वर्ष भर रहता है। आर्कटिक सागर से, आर्कटिक सर्कल से बर्फ
की ओर से आने वाले बर्फाच्छादित क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं ऐसे आती है और इधर से विषुवत रेखा से गर्म जलधारा आता है। और ये दोनों हवा दोनों मिलकर के जब टकराती हैं तो इनके वजह से, टकराने के वजह से यहाँ पे एक साइक्लोन पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से भी ट्रेड विंड आ रहा है, दक्षिण पूर्व से भी ट्रेड विंड आ रहा है और हाई लेटीट्यूड से भी एक ट्रेड विंड ऐसे आता है 60 से 65 डिग्री से। वो भी एक तरह का सनातनी पवन है जो हमेशा चलते रहता है। तो इधर से जो ठंडी हवा जा रही है और इधर से भी ट्रेड विंड आ रही है, तो इन दोनों के टकराने से एक साइक्लोन डेवलप हो जाता है। और वो साइक्लोन चक्रवात क्या करता है कि इस जल राशि को, चक्रवात कैसे चलता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपको पता ही है, पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। तो ये क्या होता है कि इधर से फिर चक्रवात इस ओर चलने लगता है और जब ये चक्रवात चलता है तो अपने साथ वाटर करंट को भी धक्का दे करके लेकर के आता है। ये स्थिति वर्ष भर होता है, हमेशा होते रहता है। अब चक्रवात, ये चक्रवात मजबूत कब होता है? तो मजबूत तब होता है यहां पे जब यहां पे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है मई जून के महीने में, तब ये चक्रवात थोड़ा कमजोर होता है। इसीलिए यहां का मौसम, यहां के तापमान कंट्रोल में रहता है, हाई प्रेशर का एरिया बना रहता है। अन्यथा चक्रवात का यह सिस्टम वर्ष भर चलता है। सनातनी पवनें आती हैं, इसको धक्का देती है, टकरा करके साइक्लोन बनाती है, बना करके ऐसे वाटर बॉडी को, यानी कि एक मिश्रित तापमान वाले जल को लेकर के चल जाती है। तुलनात्मक रूप से इस जल राशि से तुलनात्मक रूप से इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है। अब ये होता क्या है कि एल नीनो का एक खासियत है कि ये औसत 4 से 5 वर्ष में एक बार आता है। ये हर वर्ष नहीं आता है, 4 से 5 वर्ष में ही क्यों आता है? जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर साल साइक्लोन या वाटर करंट इसको धक्का देकर के इधर लेके जा रहा है, वाटर करंट को। तो 4 से 5 वर्ष में क्यों आता है? अब इसकी भी कहानी है क्या कि दरअसल इस क्षेत्र की जल राशि, जो इक्वेटर के पास का जल राशि है, वो 4-5 सालों तक सूर्य के एनर्जी को ले लेकर के पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। और चार्ज हो जाने के बाद वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि यहाँ धीरे धीरे यहाँ के जल राशि की जो तापमान है, हिंद महासागर के जल राशि का तापमान, उसको भी प्रभावित कर देती है। अन्यथा जैसे कि मान लो कि हम पानी का एक बर्तन में पानी लिए, उसको चूल्हे पर रख दिए, क्या वो चूल्हा पर रखा हुआ पानी 10 मिनट में उतना गर्म हो जाएगा जितना वो आधे घंटा में होगा? पता चलेगा नहीं। अगर टेम्परेचर एवरेज है या एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर बना के रखे हुए कि हमेशा इतना ही पर रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि 10 मिनट में अगर वो 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का होगा, तो आधा घंटा में या वो 100 डिग्री पे आएगा वो, यानी टाइम टेकन लिया 100 डिग्री पे पहुंचने के लिए। तो उसी तरह से यहां का भी सिचुएशन है। ये 4-5 वर्षों में एल नीनो इसीलिए आता है क्योंकि 4-5 वर्ष के बाद ही ये पूरी तरह से इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ के पानी को भी गर्म कर देता है। अब मान लो 1 लोटा पानी हमने गर्म किया आधे घंटे में और 1 लोटा पानी हमने 10 मिनट में गर्म किया, और इतना पानी में या ½ लीटर पानी में हमने 10 मिनट का गर्म किया हुआ पानी मिलाया, तो इस पानी, ये ज्यादा पानी गर्म होगा? पता चलेगा नहीं। लेकिन जिस पानी को हमने आधे घंटे तक गर्म किया है और उसको अगर हम उसी पानी में मिलाएंगे तो उसका तापमान ज्यादा हो जाएगा, होगा? हो जाएगा। वेरी गुड। यानी कि ज्यादा तापमान वाला पानी जब आएगा तभी औसत तापमान वाला पानी का तापमान को बढ़ाएगा वो। तो ज्यादा समय तक गर्म होने के बाद ही इस पानी का तापमान ज्यादा होगा, कम समय में नहीं होगा। तो इसीलिए 4-5 वर्षों में ये सारा पानी पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के बाद ये एल नीनो क्या होता है कि यहां से चलना शुरू कर देता है। याद रखिए, ये एल नीनो, यहां पे एल नीनो नहीं कहलाता है, ये दरअसल
पेरू के तट पर चलने वाला पेरू ठंडी जलधारा कहलाता है, पेरू कोल्ड करंट। इधर से काउंटर इक्वेटर हॉट करंट चलता है, और काउंटर इक्वेटर हॉट करंट और पेरू का कोल्ड करंट, ये दोनों मिलकर के जब इधर चलता है तो उसको हम कहते हैं एल नीनो। तो एल नीनो वर्ष भर चलता है, लेकिन प्रभाव तब डालता है वो जब वो पूरी तरह से हिट हो जाता है, और पूरी तरह से हिट होने के लिए वो 4 से 5 वर्ष का टाइम लेता है। और जब वो पूरी तरह से हिट हो जाता है और हिंद महासागर में आता है तो हिंद महासागर के तापमान को भी बढ़ा देता है, और हिंद महासागर के तापमान को बढ़ा दिया तो यहाँ की हवाएं भी गर्म होकर के ऊपर उठने लगी। वहां के रिचार्ज जो हवा थी वो ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ करके फिर उधर चले जाएगी, यानी कि उसका भी वाष्पीकरण होने लगेगा। तो पूरा का पूरा अगर वो इधर आए भी तो रास्ते में उसका वाष्पीकरण हो जाएगा गर्मी की वजह से, तो उसके पास पानी की मात्रा ही कम होगी तो पानी भी कम करेगी। तो ये एल नीनो को आपको समझना है। अब होता क्या है, कैसे ये ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित कर देता है, कैसे इंडोनेशिया को भी प्रभावित कर देता है, कैसे चाइना को भी प्रभावित कर देता है। दरअसल होता क्या है कि जब ये यहां से चलता है इक्वेटर के पास से, इंडोनेशिया को आप नीचे समझ लीजिएगा, इक्वेटर के पास ही समझिए। तो मान लो यहां से जब ये हवाएं इधर से धारा और इधर से धारा दोनों मिल करके जब इधर चलती है तो यहां पे इंडोनेशिया का एक द्वीप है सेलेबीज, हाँ सेलेबीज ही नाम है उसका। यहां पे एक आइलैंड द्वीप है इसका, इंडोनेशिया का सेलेबीज। इसी सेलेबीज द्वीप के पास ये एल नीनो टकराती है, और इसको आप यहां पे सेलेबीज को समझ लीजिए, ये बीच में यहीं पे आकर के टकराती है और लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है इस तट से टकरा करके, और उसके बाद ये टकराने के बाद ये 3 हिस्से में बंट जाती है। एक तो सीधे चली जाती है, दूसरा दक्षिण चली जाती है, और तीसरा इधर चली जाती है। तो ये जो धारा है उत्तर की ओर गया, इसको क्यूरेशियो धारा कहा जाता है, क्यूरेशियो। और ये जो दक्षिण की ओर धारा आया इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कहा जाता है। और ये जो धारा है, जो मलक्का और सुंडा जल संधि यहां पे है, मलक्का और सुंडा, मलक्का एवं सुंडा, इन दोनों वाटर कैचमेंट कनेक्टिंग एरिया से या जल संधि से पार होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। अब ये जो उत्तर की ओर गया वो क्यूरेशिया कहलाया, दक्षिण की ओर गया वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कहलाया, और इधर जो गया वो एल नीनो कहलाया। और ये आकर के फिर यहाँ की वाटर बॉडी को गर्म कर देता है, गर्म करके यहाँ के मौसम को पूरी तरह से बदल देता है। अब यहाँ पे आपको नई नई चीजें आपको सीखने को मिला कि जैसे कि क्यूरेशियो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। एक और बात जानिए कि जब ये टकराती है, जब ये एल नीनो की धारा टकराती है सेलेबीज द्वीप से, तो इसको कैल्विन करंट कहा जाता है। कैल्विन, ये करंट का नाम याद रखिएगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि ये कहां पे चलता है, इसकी नेचर कैसी है। तो कैल्विन, जब ये करंट सेलेबीज से टकराई तो कैल्विन कहलाई। कैल्विन 2 हिस्सों में, यहां 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक उत्तर की ओर गया जिसको हम कहते हैं क्यूरेशियो, एक दक्षिण की ओर गया जिसको हम कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, एक पश्चिम की ओर गया भारत की ओर, उसको कहा गया एल नीनो। अब ये तीनों के तीनों गर्म हवा, गर्म जलधारा है। अभी जब गर्म जलधारा जहां जहां जाएगी उस क्षेत्र का तापमान क्या करेगी, बढ़ा देगी। और जैसे ही यहां का तापमान बढ़ा, मानसून इन सभी क्षेत्रों में कमजोर होता चला जाएगा। यही धारा जापान तक चली जाती है, बीच में चाइना पड़ता है तो चाइना का भी तट के किनारे का तापमान बढ़ जाता है। अब जो वर्षा, अगर ये सारा एरिया लो प्रेशर का, हाई प्रेशर का रहता
सॉरी, ये सारा एरिया अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर लो प्रेशर का होता तो क्या होता, स्थिति कुछ और होती है। हाई प्रेशर का होगा तो क्या होगा, स्थिति कुछ और होगा। तो ये जो एल-नीनो धारा है, ये एल-नीनो धारा आकर के पूरे के पूरा हिंद महासागर के वातावरण को परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। समझ में आया? समझ में आया एल-नीनो? 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पंखा चल। ठीक है, तो एल-नीनो का मैकेनिज्म क्या है उसको लिखो। सूर्य जब 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, फटाफट लिखो, लंबा है इसका कहानी, इसलिए जितना हो सकेगा आज लिख लो। सूर्य जब 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो उच्च ताप, निम्न दाब और ITC-Z की पेटी विषुवत रेखा पर होती है। जिसके कारण यहां की जल और यहां की वायु गर्म हो जाती है। जिसके कारण यहां की जल और यहां की वायु दोनों ही गर्म हो जाती है। और हवाएं भी गर्म होकर के संवहन तरंग के रूप में ऊपर उठने लगती है। और हवाएं भी गर्म होकर के संवहन तरंग के रूप में ऊपर उठने लगती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सूर्य जब दक्षिण की ओर गमन करता है या दक्षिण की ओर जाता है तो गर्म जल और व्यापारिक हवाएं भी दक्षिण की ओर आती हैं। तो गर्म जल एवं व्यापारिक हवाएं, कौन सी व्यापारिक हवाएं? उत्तर से आने वाली व्यापारिक हवाएं इक्वेटर को पार करके ऐसे चलती है। उत्तर पूर्व की व्यापारिक हवाएं, इधर की व्यापारिक हवाएं, उत्तर पूर्व की व्यापारिक हवाएं विषुवत रेखा को पार कर बाएं मुड़ उठ जाती है। उत्तर पूर्व की व्यापारिक हवाएं विषुवत रेखा को पार कर बाएं मुड़ जाती है। इन हवाओं के आने के कारण इक्वेटर के गर्म जल पर दबाव पड़ता है। क्यों गर्म जल? क्योंकि सूर्य इधर से जाते समय भी इसको गर्म किया, इधर से आते समय भी इसको गर्म किया। यानी इस क्षेत्र का पानी हमेशा गर्म रहता है औसतन, तुलनात्मक रूप से हाई लैटिट्यूड के तुलना में इक्वेटर के पास का वाटर बॉडी हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबे समय तक इससे सीधे प्रभावित करती हैं। व्यापारिक हवाएं, जिसके कारण व्यापारिक हवाओं के साथ ही यहाँ के जल भी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ऐसे चलने लगी, यहाँ पे ऐसे चलने लगी। साउथ अमेरिका का में यहाँ पे ऐसे चलने लगी। क्यों भाई? क्योंकि ऐसे ट्रेड विंड है, चल रहा है, ऐसे घूम गया है, घूमने के कारण इनको ऐसे धक्का देकर के नीचे लाने लगे।
इसके पहले यहीं पर दक्षिण अमेरिका के पास, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर पेरू के किनारे से होकर के अंटार्कटिका से एक ठंडी जलधारा चलती है, इधर से ठंडी जलधारा चलती है, काला वाला ठंडा, लाल वाला गर्म, ठंडी जलधारा चलती है। जो पेरू से होते हुए इक्वेटर के पास तक जाती है। आती कहां से? अंटार्कटिका से ठंडी जलधारा ऐसे आती है और यहां पेरू से होते हुए इक्वेटर तक आती है। लेकिन जब सूर्य के दक्षिण होने से व्यापारिक पवने, लेकिन जब सूर्य के दक्षिण होने से व्यापारिक पवने विषुवत रेखा के गर्म जल को दक्षिण की ओर धकेलती है, तो इसके कारण पेरू की ठंडी जलधारा विषुवत रेखा के गर्म जल को दक्षिण धकेलती है, विषुवत रेखा के गर्म जल को दक्षिण धकेलती है। तो इसके कारण पेरू की ठंडी जलधारा के ऊपर, पेरू की ठंडी जलधारा के ऊपर काउंटर पेरू धारा चलने लगती है, यानी नीचे ठंडी धारा और ऊपर में गर्म जलधारा चलने लगती है। ठंडी पानी है तो ये नीचे बैठ जाती है, नीचे नीचे ये चलने लगती है ठंडा वाला जल, और ऊपर से गर्म जल प्रवाहित होते रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड इसको, ये जो उत्तर पूर्व का ट्रेड विंड है इक्वेटर के से बाएं घूम गया है, घूमने के कारण इन सभी जलों को अपने साथ ऐसे लेकर के चलता है। याद रखिए। दूसरी ओर आप क्या देख रहे हैं कि यहीं से आगे हम बताएंगे, फिर भी अभी समझ लो। दूसरी ओर क्या देख रहे हैं कि एक इधर से भी ट्रेड विंड चल रहा है जिसका दिशा ऐसे है। अब इधर का ट्रेड विंड जो इक्वेटर को पार करके आया है वो ट्रेड विंड ऐसे चल रहा है, तो इधर का ट्रेड विंड ऐसे चल रहा है। अब ये दोनों यहाँ पे टकराएंगे तो क्या होगा? साइक्लोन पैदा हो जाएगा। अब जैसे ही साइक्लोन पैदा होगा तो यहाँ की जलधारा को ये क्या करेंगे? कहेंगे चल बेटा मेरे साथ। साइक्लोन कैसे चलता है? पूरब से पश्चिम की ओर। अब यहाँ से इनको धकेल के इधर लेके आएगा, यानी इसी गर्म धारा, जैसे ही ये धारा यहाँ से चला अब ये कहलाने लगा एल नीनो, क्योंकि गर्म है, और इसी को ले आएगा हिंद महासागर में। ठीक है, तो अभी लिखो, क्या लिखा? काउंटर पेरू धारा चलने लगती है। पेरू के तट पर दोनों ठंडी और गर्म जलधारा आपस में टकराती है। पेरू के तट पर दोनों ठंडी, इधर की जलधारा और इधर की जलधारा। कहां पे? पेरू के तट पर। पेरू के तट पर ये पेरू है, इधर ऊपर में इक्वेडोर है और नीचे में पेरू है। तो पेरू के तट पर ये ठंडी पेरू की जलधारा और उत्तर से आने वाली गर्म काउंटर करंट दोनों टकराती है, और टकरा करके यहाँ के जल का तापमान बढ़ा देती है, जिसको कहा जाता है समुद्र का बुखार। ये जब तापमान इन दोनों के टकराने से यहाँ के जल का तापमान बढ़ जाता है तो इसको कहा जाता है समुद्र को बुखार हो गया है। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ा देती है समुद्र के जल का, और इसको कहा जाता है समुद्र का बुखार। यह गर्म जल, जब ये दोनों यहां पे टकराया तो यह गर्म जल टकराने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाती है।
क्यों मुड़ जाती है पश्चिम की ओर, ये भी सोचने वाली बात है। यहां से टकराया और यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये दोनों टकराने के बाद इधर मुड़ गई। क्यों मुड़ गए भाई? तो इधर के ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड और इधर का ट्रेड विंड भी टकरा रही है, इससे यहाँ पे साइक्लोन पैदा हो जा रहा है, चक्रवात पैदा हो जा रहा है। और ये चक्रवात कैसे घूमता है? तो चक्रवात ऐसे घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर आता है। आप देखे होंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ये नेचर है, ऐसे चलता है पूरब से पश्चिम। अब ये चक्रवात अपने साथ तो चलता ही है, जैसे ही ये घूमेगा चलेगा, ये साथ साथ जल राशि को भी अपने साथ इधर लेकर के आएगा। अब इधर क्या है भाई? तो इधर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। तो जैसे ही क्या लिखे आप लोग? यहां पर गर्म जल पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि यहां पर उत्तर एवं दक्षिण से आने वाले व्यापारिक पवनों के टकराव से उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है। उत्तर और दक्षिण से आने वाले व्यापारिक पवनों के टकराने से यहां पर चक्रवात विकसित होता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी प्रवृत्ति के अनुसार या प्रकृति के अनुसार पूरब से पश्चिम की ओर चलने लगती है। हवा जब टकराएगा तो चक्रवात नहीं बनेगा। हवा कहां, कौन सी हवा टकरा रही है? ट्रेड विंड। कौन कौन सा ट्रेड विंड? ये गर्म और ठंडा ट्रेड विंड क्या होता है यार? ट्रेड विंड तो ट्रेड विंड, गर्म जलधारा को अभी नीचे रखो, वो तो सागर में है ना, वो तो जल वाटर बॉडी है ना, उसके ऊपर पहले देखो, ऊपर क्या बह रहा है? हवा बह रही है, नीचे समुद्र है, सागर है। ऊपर की हवा, ऊपर से हवा कहां से आ रही है? उत्तर पूर्व की व्यापारिक हवा इक्वेटर को पार करके ऐसे मुड़ी है। इधर से भी सनातन पवन चल रही है, ट्रेड विंड चल रही है ऐसे। आपको पता है ना, ट्रेड विंड हमेशा वर्ष पर चलते रहता है इक्वेटर की ओर। इधर से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और इसी तरह से साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ऐसे चलते रहता है वर्ष भर ऊपर में। समझ में आया? अब ये हवा जब इक्वेटर को पार करेगी, कब पार करेगी? जब ये एरिया लो प्रेशर का होगा। कब होगा? तो सितंबर के बाद ये एरिया लो प्रेशर होने लगता है, क्योंकि सूर्य दक्षिण में आ जाता है। तो जैसे ये लो प्रेशर का होगा तो ये हवा इक्वेटर को पार करके कैसे घूमेगी? अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी फेरो लॉ के अनुसार। और अगर सूर्य उत्तर में है, यानी मई जून अप्रैल में उत्तर में है, तो ये हवा इक्वेटर को पार करके कैसे मुड़ेगी? ऐसे मुड़ जाएगी दाहिने की ओर, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है। तो फेरो लॉ के अनुसार दक्षिण की व्यापारिक पवन इक्वेटर को पार करके दाहिने मुड़ती है, उत्तर की व्यापारिक पवन इक्वेटर को पार करके बाएं मुड़ती है। अब ये दोनों हवा यहाँ पे टकराती है, टकराने से साइक्लोन पैदा होता है। अब साइक्लोन चलेगा पूरब से पश्चिम, वो चलेगा तो सागर के जल को भी धक्का दे करके चलेगा। अब सागर के जल का नीचे में, सागर के जल की क्या दशा है? तो सागर के जल की दशा यह है कि इधर का ठंडा हवा और इधर का ठंडा जलधारा और इधर की गर्म जलधारा दोनों मिलकर के अपना माहौल बना करके रखा हुआ है, समुद्र में बुखार लाया हुआ है। अब इन गर्म जलधारा को, जो कि मिश्रित टेम्परेचर का है, इनको लेकर के चल देती है। कौन लेकर के पहुंचाएगा वहां पे? तो ये साइक्लोन अपने खुद नहीं जाती है, ये साइक्लोन इसको लेकर के चल देता है। समझ में आया? तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो सागर का जलधारा वाटर करंट, और दूसरा है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन क्या कर रहा है कि साधन के रूप में काम कर रहा है। ये बस की तरह है, ये सवारी है, ये सवारी है और ये बस है। व्यापारिक पवन, इन दोनों को पहले अलग अलग है, लेकिन बस आई, सवारी को उठाई, लेकर के पहुंचा गई। समझ में आया? समझ में आया?
तो ये पवन का खेला है, पवन यहाँ के गर्म जल को इधर ले आती है, नहीं तो ये बेचारे टकरा करके इधर ही भटकते रहते, तो कहती है चलो मेरे साथ, चक्रवात अपने साथ लेकर के आ जाती है। ठीक है, बस क्या लिखे, क्या लिखे, चलने लगता है। इसीलिए इस गर्म जल को भी पश्चिम की ओर धकेलता चलता है या धकेलता है। इसलिए इस गर्म जल को, कौन सा गर्म जल, तो पेरू के तट पे जो गर्म जल है उसको भी पश्चिम की ओर धकेलते हुए लेके चलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज। 25 दिसंबर के बाद, 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को सूर्य कहां पे होता है, पच्चीस दिसंबर को सूर्य कहां पे होता है, अरे कहां पे होगा बताओ। दिसंबर के महीना में सूर्य ग्लोब में कहां पे पाया जाएगा, मकर रेखा पे कि कर्क रेखा पे, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, सुन पा रहे हैं, तो इतना टाइम क्यों लगा रही है बाबू, कहीं चली गई थी क्या, आए कहीं चली गई, मकर रेखा पे क्या उठा रही थी, बाकी लोग तो मकर रेखा पे सूर्य उस समय दिसंबर में, सितंबर से सूर्य दक्षिण आने लगता है, दिसंबर तक रहता है, दिसंबर से फिर वापस आना शुरू कर देता है। ये चीज बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में नहीं रखोगे तो नहीं समझ में आएगा। पूरा क्लाइमेटोलॉजी का बेस वही है, सूर्य का उत्तर और दक्षिण याद रखो। मार्च से सूर्य इक्वेटर के उत्तर में चले जाता है और सितंबर से सूर्य इक्वेटर के दक्षिण में चले जाता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर से फिर जनवरी, फरवरी, मार्च पे इक्वेटर में, फिर मार्च के बाद उत्तर। इस साइकिल को याद रखो, अगर वो याद नहीं रखोगे तो फिर कोई फेनोमिना समझ में नहीं आएगा, पूरा फेनोमिना मैकेनिज्म धाराशायी हो जाएगा। उसको याद रखो, एकदम जेहन में बैठा लो। जैसे लिटरेचर पढ़ने के लिए आपको कख गम अंतरा मंतरा ककहारा सब जानना चाहिए, उसी तरह से ये भी जान करके ककहारा है, अगर आप उसको भूल गए तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा। आपके जुबान पे रहना चाहिए, डेट याद रखो, कब कब इक्वेटर पे है, कब कब इक्वेटर पे होता है सूर्य। कब कब इक्वेटर पे होता है सूर्य लंबवत चमकता है। बोलो, इक्वेटर पे कब कब सूर्य लंबवत चमकता है। और 21 अप्रैल हॉरिजेंटली या हॉरिजेंटली कब चमकता है, यानी कि सीधे कब सूर्य की रोशनी इक्वेटर पर पड़ती है। इक्वेटर यानी 0 डिग्री पर कब पड़ता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। 21 मार्च को पड़ता है यानी सूर्य उत्तर की ओर अब जा रहा है, तभी 21 मार्च को सूर्य पड़ेगा, इक्वेटर पर सीधे चमकेगा। और जब 23 सितंबर को चमकेगा तो समझ लो सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। आज के लिए आप लोग इतना ही रखिए, आप लोग का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है।